इसमें हम रिवीजन में हम एल्केन्स की रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा, एक जर्नल मैंने बताया था कि जो एल्केन्स है वो कैसे होते हैं, आपके हाईली स्टेबल है और कुछ लिमिटेड रिएक्शन देते हैं, उनके कुछ नेम वगैरह तुम्हें बताए थे। ठीक है, इसमें पूछा जाता है क्रैकिंग या पायरोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, या कभी शॉर्ट नोट लिखने को आता है कि क्या होता है क्रैकिंग या पायरोलिसिस। ठीक है, तो जो पायरोलिसिस वर्ड है वो क्या है, आपका ग्रीक वर्ड है, किससे मिलकर बना है आपका, देखो ग्रीक पायरो मीन्स होता है फायर और लिसिस मीन्स क्या होता है आपका टूटना, लूजनिंग। ओके, तो क्या होता है आपका जो पायरोलिसिस होता है, जब किसी कंपाउंड को हम क्या करेंगे, फायर करेंगे, मतलब जलाएंगे या हीट देंगे, तो जो मॉलिक्यूल होगा आपका वो क्या करता है, आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं, आपका पायरोलिसिस कहते हैं। ठीक है, और जो पायरोलिसिस किया जाता है इन द अपसेंस ऑफ क्या किया जाता है, एयर, क्योंकि एयर में करेंगे तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, इसलिए जो पायरोलिसिस किया जाएगा किस में किया जाएगा, इन द अपसेंस ऑफ एयर, मतलब एक हम कंपाउंड लेंगे और विदाउट ऑक्सीजन उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के अपसेंस में या एयर के अपसेंस में हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, अब ये तो था पायरोलिसिस, और क्रैकिंग क्या है, जब यही पायरोलिसिस किस में किया जाता है, आपका एल्केन में, तो इसको जो वर्ड दिया जाता है क्रैकिंग दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एल्केन के मॉलिक्यूल का क्या करना, हीट से या फायर से गर्म करने पर छोटे मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज हो जाना, दिस इज नोन एज क्रैकिंग। ओके, तो जो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, जो क्रैकिंग के जो जब क्रैकिंग की जाती है एल्केन्स की, तो जो एल्केन के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो वो क्या होता है लोअर एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या क्या होता है आपके एल्कीन्स बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस इलिमिनेट हो जाती है। ठीक हो गया, तो क्या होता है आपका जो एल्केन्स होंगे उनका पायरोलिसिस करने पर जो एल्केन होते हैं वो छोटे मेंबर्स में टूट जाएंगे, जैसे ब्यूटेन है तो मीथेन भी बना सकता है, इथेन भी बना सकता है, और एल्कीन बनाते हैं इसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जो पायरोलिसिस की जाती है और जनरली जो उसका टेम्परेचर लिया जाता है वो कितने से कितने तक लिया जाता है, 500 to 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको हीटअप किया जाता है। ठीक, अब वैसे पायरोलिसिस या क्रैकिंग भी दो तरीके की होती है, एक तो नॉर्मल क्रैकिंग कहलाती है, सेकेंड वन इस क्या कहलाती है, आपका कैटालिटिक क्रैकिंग कहलाती है। ठीक है, तो कैटालिटिक क्रैकिंग क्या हुई, जब यही प्रोसेस सारी होगी, मतलब हम क्या करेंगे, किसी कंपाउंड को गर्म करेंगे, ठीक, कितने से कितने तक, 500 to 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज होगा। लेकिन यदि किसकी प्रेजेंस में की जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट किया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका कैटालिटिक क्रैकिंग कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो कैटालिटिकल जो क्रैकिंग होती है उसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, सिलिका, आप जानते हो सिलिका से एवेरी हो गए, जो घर में रेत होती है दैट इज ऑल्सो सिलिका, और क्या फार्मूला होता है आपका SiO2, कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है। सेकेंड वन इज एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या होता है आपका, Al2O3 इज नोन एज एल्यूमिना। ठीक है, तो जो कैटालिटिकल क्रैकिंग की जाती है जनरली किन के जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, आपका सिलिका या एल्यूमिना यूज़ किया जाता है। ठीक, वैसे क्या जाता है, जैसे देखो बहुत रेत को गर्म किया जाएगा, सिलिका मतलब रेत, ठीक है, जो घर में भी यूज़ होती है वो रेत, तो रेत को क्या किया जाता है, काफ़ी देर तक गर्म किया जाता है, ड्रॉप वाइज क्या डाला जाता है उसमें, एल्केन्स को डाला जाता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, जो एल्केन का मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज हो जाता है। वैसे जनरल प्रोसेस ये होती है, या कोई चैम्बर ले लिया जाता है, उसमें क्या कर देंगे, यदि क्या करना है आपका, इनसे कैटलाइज करना है तो इनको गर्म करके ऊपर से ड्रॉप वाइज क्या डाल दिया जाता है, आपका एल्केन को डाल देंगे, और जो निकलता है उसका फिर एनालाइज करते हैं, तो पता चलता है क्या बनते हैं वो आपके, या तो लोअर एल्केन बनेंगे या एल्कीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इथेन मॉलिक्यूल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसको कितने पर गर्म किया, आपका 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हीटअप किया, तो जो ये कंपाउंड था इथेन, हमने क्या कहा था, लोअर एल्केन में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका लोअर मेंबर कौन हो गया, आपका मीथेन, तो इससे मीथेन भी बनता है, इसका एल्कीन भी बनता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन भी बनता है, और हाइड्रोजन गैस इलिमिनेट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, क्रैकिंग। ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म होता क्या है, तो दिस इज अ रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म है तो इट मीन्स क्या होगा, 3 स्टेप्स होंगे, कौन कौन सा, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, चेन इनिशिएशन में क्या होगा, रेडिकल जनरेट होना है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखी है कि किस हिसाब से इथाइलिन बन सकता है, मीथेन या हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप होता है। फॉर एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आप जानते हैं एक बॉन्ड मीन्स क्या होता है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन एंड वन अनदर इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन। ठीक है, ये जब क्या करते हैं आपका
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, देन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन एटम, ठीक है। जब इसको क्या किया जाता है, हीटअप किया जाता है, तो हमने कहीं रेडिकल मैकेनिज्म में हमें पता होना चाहिए कि जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं या हम क्या डालते हैं उसमें लाइट डालते हैं, तो इसका होमोलिटिक फिशन होता है। होमोलिटिक फिशन मीन्स होता है हाफ इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, हाफ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो आधा इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, आधे इलेक्ट्रॉन इसमें, सीधे सादी बात है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है, जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, तो दो ऐसा ये भी बनेगा, CH3 और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं आपका मैथिल फ्री रेडिकल। तो क्या बनते हैं आपके 2 मैथिल फ्री रेडिकल। तो ये क्या हो गया आपका चेन इनिशिएशन स्टेप हो गया, समझ में आ गया। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है आपका, जब एल्केन के ऊपर क्या डलता है आपका लाइट पड़ती है, तो क्या होता है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका होमोलिटिक फिशन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन को, तो कौन सा फिशन कहलाता है, होमोलिटिक फिशन। तो क्या बनता है आपका मैथिल फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। नाउ चेन प्रोपोगेशन। तो चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है आपका, देखो ये मैथिल फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप में बना है, दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। तो क्या था आपका चेन इनिशिएशन स्टेप से CH3 रेडिकल आया, प्लस ये दूसरा इथेन का मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ दिखाया है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है, ठीक। तो इसका क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन कार्बन का क्या हुआ, फिर से होमोलिटिक फिशन हुआ। तो कैसे होगा आपका, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो CH3 रेडिकल और ये H रेडिकल मिलके क्या बना देते हैं CH4। बचा क्या, देखो ये CH3 ऐसा ही रहा, ये CH2 ऐसा ही रहा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्यों, क्योंकि होमोलिटिक फिशन हुआ, तो ये एथिल फ्री रेडिकल बन गया। क्या कौन सा फ्री रेडिकल बन जाता है फिर आपका, एथिल फ्री रेडिकल, ठीक। फिर क्या हुआ, देखो ये जो एथिल फ्री रेडिकल है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यही है ना, CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 और H रेडिकल, इसमें से क्या हुआ, देखो यहाँ से H रेडिकल निकल गया, तो क्या बन गया, ये रेडिकल, और यहाँ भी रेडिकल बन जाएगा, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, वो शेयरिंग हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड, सिंगल का क्या हो गया, ये सिंगल था, दोनों की शेयरिंग से क्या हो गया डबल, और H रेडिकल अलग बन गया। तो दिस इज कौन सा स्टेप हो गया फिर आपका, प्रोपोगेशन स्टेप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो क्या हुआ, प्रोपोगेशन की आगे बात कर रहे हैं, ये क्या है आपका H रेडिकल प्लस ये फिर से इथेन का दूसरा मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, क्या है फिर आपका CH2 CH3 है, इथेन का ही मॉलिक्यूल है, ठीक। तो क्या हुआ आपका, ये H रेडिकल अलग हो गया, ये CH2 रेडिकल अलग हो गया, तो क्या हो गया, ये H रेडिकल और H रेडिकल H2 दिख रहा है, क्या गैस निकल गई आपकी, हाइड्रोजन गैस। बचा क्या आपका CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH3 दिख रहा है, CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH3, और CH2 रेडिकल फिर से कहाँ पार्टिसिपेट करेगा, जो उससे पहला वाला स्टेप था उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये दिख रहा है CH2 CH3 रेडिकल यहाँ पर फिर से BC में, तो ये चलते रहेंगे। तो ये कौन सा स्टेप हो गया फिर आपका, प्रोपोगेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, कोई भी दो चीज़ मिल जाएंगी, रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे क्या आपका देखो CH3 CH2 रेडिकल प्लस H रेडिकल, तो क्या बनाएंगे फिर आपका, फिर से इथेन बन गया, फिर ये इथेन कहाँ से चले जाएगा, फिर फर्स्ट स्टेप में चला जाएगा, तो ये क्या था फिर आपका क्रैकिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये क्या है आपका CH3 CH2 CH3 मतलब प्रोपेन है, इसको कितने पर गर्म किया, 600 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका छोटा मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, देखो मीथेन भी बन रहा है, इथाइलिन भी बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, इसका प्रोपीन भी बन रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रही है। तो ये भी क्या है आपका दूसरा एग्जाम्पल है किसका, क्रैकिंग का। तो क्रैकिंग पूछा जाता है, तो क्रैकिंग आएगा तो डेफिनेशन लिखोगे, तो उसके टाइप्स लिखोगे, क्रैकिंग लिखोगे, दूसरा कैटालिटिकल क्रैकिंग के बारे में बताओगे, उसके बाद क्या करना है आपका, एक रिएक्शन दोगे, एक एग्जाम्पल दोगे, उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करनी है, तो आपका कंप्लीट होगा ये क्रैकिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक और लेना चाह रहे थे यहाँ पर, वो कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक। अब ये कन्फर्मेशन क्या होता है, देखो जब हम क्या करते हैं, जो एल्केन है उसमें तुम्हें पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे इथाइलिन ये लिखा है ना, इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दिख रहा है ना, इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। तो जब हम क्या करते हैं, एक कार्बन को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और दूसरे कार्बन को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक। तो रोटेट करने के बाद क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स मिलती हैं, दैट इज नोन एज कन्फर्मेशंस, और या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलाएंगे, ठीक है। द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द स्पेस that result from the rotation of groups about carbon carbon single bond axis are called conformations or conformational isomers, ठीक है।
अब हम पहले बात कर रहे हैं कन्फर्मेशन। अब मैं ले रही हूँ इथेन का कन्फर्मेशन ले रही हूँ। इथेन का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका C2H6, या क्या होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बॉन्ड के फॉर्म में दिखाओगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इथेन का वो है आपका, ठीक है, स्ट्रक्चर है। ठीक, अब यही स्ट्रक्चर यदि मैं क्या करूँ आपका, देखो यदि न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो न्यूमैन ये कहते थे जहाँ से हम देखते हैं उस कार्बन को जो बोलते हैं वो कौन सा कार्बन है, फ्रंट कार्बन है, और जो दूसरा कार्बन है वो रेयर कार्बन। मतलब सीधे साधे समझो ये दो कार्बन है, तो उसमें यह है कि एक कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से और सेकेंड कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किल से। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट। ठीक, इसमें देखो जब यहाँ से देखेंगे तो 3 वैलेंसी दिखाई देती है, 1 2 और 3। तो ये जो 3 वैलेंसी है ये 3 वैलेंसी है, समझ में आ रहा है, कौन सी, ये और ये। ठीक है, ऐसे जो दूसरा होगा इसकी भी 3 वैलेंसी है, 1 2 और 3। तो ये भी 1 2 और 3। मतलब जो न्यूमैन प्रोजेक्शन हमारा होता है उसमें जो ये वाला बॉन्ड होता है वो नहीं दिखाया जाता है, कौन सा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो क्या है आपका, यह है एक कार्बन, यदि हम इसको बॉल और स्टिक फॉर्म में दिखाएं तो ये कार्बन है, इससे क्या है, देखो 3 हाइड्रोजन है ना, दिख रहे हैं 1 2 3। और ये क्या है, दूसरा कार्बन, ये आपका कौन सा है, आपका सोहर्स प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दूसरा कार्बन और उसमें भी क्या, 3 हाइड्रोजन। तो सोहर्स में तो दोनों दिखते हैं, ये वाला बॉन्ड भी दिखता है, लेकिन न्यूमैन में नहीं दिखता। ठीक, तो न्यूमैन में कैसे, देखो हम न्यूमैन के फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो फर्स्ट कार्बन ये डॉट है, दिख रहा, इसकी बात कर रही हूँ, ये कार्बन क्या है, डॉट। ठीक, उसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं ना, 1 2 और 3 दिख रहे हैं, 1 2 और 3। ठीक, और सेकेंड कार्बन कौन है, ये है सेकेंड कार्बन, कौन, जो ये सर्किल है। ठीक, तो डॉट के ऊपर ही लगाया जाता है सर्किल, और इसमें भी 3 वैलेंसी दिख रही है, 1 2 और 3 दिख रही होंगी ना, 1 2 और 3। ठीक, तो इसके क्या है आपका, जो ये दिखाए गए हैं वो क्या होते हैं आपके न्यूमैन प्रोजेक्शन है। इसकी क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट वन इज इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होता है, देखो जब ये वाला हाइड्रोजन के पीछे, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे, ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे, तो क्या होगा, आगे वाला पीछे वाले को कंप्लीटली क्या कर लेगा, इक्लिप्स कर देगा। तो दिस फॉर्म इज नोन एज इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जो ये वाला एंगल होता है कौन सा, H, ये C, और जो दूसरा H है ये दिस एंगल इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। ठीक, तो जब दोनों देखो एक दूसरे के आगे पीछे होंगे तो डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो इट मीन्स क्या होता है, जो इक्लिप्स फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी फॉर्म जो है उसमें क्या होता है, जो ये जो बॉन्ड्स है वो मैक्सिमम डिस्टेंस में रह सकते हैं। तो कितना हो सकता है मैक्सिमम, अभी देखते हैं। तो देखो ये फर्स्ट कार्बन है, इसमें क्या है, ये 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये सेकंड कार्बन है और इसके क्या है, ये 3 हाइड्रोजन है। ठीक, तो कितना होगा ये एंगल, कितना हो सकता है मैक्सिमम, 60, इतना ही हो सकता है ना। टोटल एंगल कितना हुआ, 360, तो 6 है तो कितना हो गया, 60। तो इट मीन्स जो स्टैगर्ड फॉर्म है उसमें डाइहेड्रल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, स्क्यू फॉर्म क्या होता है, इन दोनों की कोई भी फॉर्म, जैसे देखो क्या है आपका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें मानो कि दूसरा वाला जो कार्बन है सर्किल वाला वो रुका हुआ है, हम आगे वाले को घुमा रहे हैं, पहले 1 डिग्री घुमाएंगे तो हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर आएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 4.5 4.6 घुमाते रहेंगे ना, तो एक ऐसी अरेंजमेंट आएगा जबकि क्या होंगे, हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, दैट इज नोन एज स्टैगर्ड फॉर्म। एक ऐसी कन्फर्मेशन बनेगी जब हाइड्रोजन क्या होंगे, मिनिमम में होंगे, मतलब आगे पीछे होंगे, इक्लिप्स फॉर्म, जब डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, 0, और इसके बीच का कोई भी फॉर्म होती है दैट इज नोन एज स्क्यू फॉर्म। समझ में आ रहा, मतलब 0 से 0.1 करो, 0.2 करो, 0.3 0.5 बढ़ाते रहोगे तो कोई भी जो फॉर्म आएगी दैट इज नोन एज स्क्यू फॉर्म। तो स्क्यू फॉर्म इज बिटवीन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक, तो स्क्यू के लिए क्या होगा, डाइहेड्रल एंगल 0 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, इन दोनों के अलावा जो भी कोई भी एंगल होगा तो दैट इज कौन सी फॉर्म, आपकी स्क्यू फॉर्म होगी। ठीक, तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स मिल जाएंगी। तो हमने फिलहाल जो 3 बात करनी है मेन इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, अब मैंने क्या बना रखा, देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रखा। देखो पहले क्या था, ये स्टैगर्ड फॉर्म था। ठीक, तो एनर्जी क्या आपकी कम है, अब हम क्या करेंगे, घुमाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन नज़दीक आएंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। दिख रहा है, बढ़ेगी। कब आएगी, जब किस समय मैक्सिमम हो जाएगी, जब एक हाइड्रोजन आगे वाला पीछे वाला बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे होंगे तो रिपल्सन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो वो कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फिर आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म। इट मीन्स इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी क्या होती है, सबसे हाई होती है, और स्टैगर्ड फॉर्म की क्या होती है, सबसे कम होती है।
और इनके बीच की जो भी फॉर्म्स होंगी वो कौन सी फॉर्म्स होंगी, फिर आपकी स्क्यू फॉर्म्स होती हैं। समझ में आ रहा? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इथेन का ले रखा है, तो इथेन में जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म है उन दोनों के बीच में 2.8 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस होता है। इट मीन स्टैगर्ड फॉर्म इज 2.8 किलो कैलोरी पर मोल मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ में आ गया ना? तो यह है पोटेंशियल एनर्जी और यह है रोटेशन। रोटेशन मतलब है हमने इसको फिक्स रख के अब घुमा रहे हैं, ठीक? तो घुमाएंगे तो क्या होंगे, अभी अभी हाइड्रोजन क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ठीक? तो मैक्सिमम डिस्टेंस में है तो रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा? हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में किसी भी हाइड्रोजन की बात करें तो रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम। लेकिन अब जैसे ही थोड़ा घुमाएंगे तो एक के नज़दीक आ जाएगा ना, एक से ये वाला इसके अंदर क्लोज आ जाएगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो रिपल्सन बढ़ने का मतलब क्या होता है, अनस्टेबिलिटी की ओर आना, ठीक है? तो क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, कौन सी फॉर्म होगी, इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब फिर घुमाओगे तो अब डिस्टेंस बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगी, और फिर से फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, फिर आपका स्टैगर्ड फॉर्म में। तो जो एनर्जी के बीच में डिफरेंस है किस किस का, स्टैगर्ड और किसके बीच में, इक्लिप्स के बीच में, वो कितना है फिर आपका 2.8 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस होता है, ठीक है? सेकेंड है आपका कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन की बात करते हैं। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपको पता है CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसमें कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है, ठीक? तो पहला देखो कार्बन, उससे क्या जुड़ा है, CH3H और H, तो CH3H और H, और दूसरे कार्बन से भी क्या जुड़ा है, CH3H और H, CH3H और H, ठीक है? तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, जब दोनों CH3 के बीच में क्या होगा, जो डाइहेड्रल एंगल है 0 डिग्री, बिल्कुल इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लिख दी, इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है? कौन सी फॉर्म है आपकी, इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक? दूसरी कौन सी फॉर्म हो गई फिर आपकी, जब क्या होगा, डाइहेड्रल एंगल 0 और 60 के अलावा कोई भी होगा तो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, स्क्यू। और इसमें देखो डाइहेड्रल एंगल कितना दिख रहा है आपका, 60 दिख रहा, तो ये कौन सी फॉर्म है फिर आपकी, स्टैगर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है आपका, स्टैगर्ड फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड भी दो तरीके की होती हैं, जब बल्कि ग्रुप क्या होते हैं आपके स्टैगर्ड में सबसे क्लोज होते हैं, यही हो सकता है बल्कि ग्रुप सबसे क्लोज, तो दैट इज नोन एज गॉज फॉर्म। तो जिस समय क्या होता है, जब दो बल्कि ग्रुप कितने डिग्री पर होते हैं, 60 डिग्री पर, तो वो गॉज फॉर्म कहलाती है। और जब दो बल्कि ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं तो दैट इज नोन एज एंटी फॉर्म। तो इसके और इसके बीच में कितना एंगल हो गया आपका, 180 डिग्री, तो हो गया डिस्टेंस, एक ऊपर एक नीचे है, तो रिपल्सन सबसे कम, ठीक? तो अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगी, देखो ये तो हमें पता ही है, स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होती है और इक्लिप्स्ड लीस्ट स्टेबल होती है, स्क्यू इन बिटवीन होती है। तो अब स्टैगर्ड में भी दो फॉर्म है, वन इज एंटी एंड अनदर वन इज गॉज। तो एंटी में जो डाइहेड्रल एंगल है दैट इज 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर इसमें रिपल्सन सबसे कम, एक मैथिल ऊपर एक मैथिल नीचे, तो सब मिनिमम रिपल्सन। तो इट मीन्स मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाई गॉज, देन स्क्यू एंड फाइनली इक्लिप्स। तो ये आपका पैटर्न होता है, एंटी, मोस्ट स्टेबल, गॉज, स्क्यू एंड स्टैगर्ड। ये पूछा जाता है कभी कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन या कन्फर्मेशन ऑफ इथेन पूछा जाता है, या कभी कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन्स में भी पूछा जाता है। तो ये एल्केन कंप्लीट है। अब मैं इसके बाद डिस्कस करूँगी फिर साइक्लो एल्केन के बारे में, ठीक है? थैंक यू।